हाँ, दिख रहा है पेज आप लोग को? यस मैम। हाँ, तो ये देखिए आप, बॉल पॉइंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपका वेज फ्रिक्शन है। ये वेज फ्रिक्शन होता गया, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि एक, आप लोग देखे होंगे गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, प्रॉपर जो गांव होता है, देहाती गांव बोलते हैं जिसको, जहाँ पे जो लकड़ी होता है, जो पेड़ होता है, जैसे शीशम का पेड़ होता है, तो उसका बड़े बड़े गोलाकार क्या होता है, एक सर्कुलर एक बार टाइप का होता है जिसको कट किया जाता है बीच बीच में, यानी कुछ इस सिल्ली तरह। सिल्ली। हाँ, सिल्ली बोलते हैं, चलो ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट जो होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको अगर ज़्यादा भारी होता है, जैसे एक असरा और साडिल होता है, कारपेंटर लोग होंगे तो पता होगा, है ना। तो उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ लगाते हैं, है ना। एक बांस लगा के हम लोग क्या करते हैं, बांस लगा के इसको दूसरे डायरेक्शन में मूव कराते हैं, है ना। तो एक तरह का एक वेज फ्रिक्शन ही है, ये भी उसी तरह का है, वहीं से कंसेप्ट आया हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक वाल होगा, है ना, वाल होगा, और एक एक यहाँ पे एक वाल होगा, और एक ये बॉडी होगा, और इस बॉडी को मूव कराना होता है, यदि ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से एक वेज लगाना होता है ना। ये है आपका वेज, है ना। डायग्राम समझ में आ रहा है? ये आपका बॉडी है, इस बॉडी को मूव कराना है अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो बॉडी का नोटेशन में लिख दे रहे हैं, ई एफ डी और जी, और ये वेज है, इसको हम वेज बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पी फोर्स, है ना। जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, ऐसा होगा, समझ रहे हो। ये नीचे था, ये नीचे था, और नीचे से क्या किया हमने, इसको इसमें अटैच करने की कोशिश किया धीरे धीरे, है ना। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगा, है ना। तो अभी भी ऐड हो रहे हैं समझ ही नहीं रहे सब। ए सी, है ना। अब इसको क्या करो, ये फर्श होता है, यानी फ्लोर होता है ना, ये आपका फ्लोर है नीचे, है ना। कुछ इस तरह से ये वेज फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे हमें फोर्स का एनालिसिस किस तरह से करेंगे, है ना। तो मैं इस वीडियो बना रही हूँ, बट पता नहीं इसका आवाज़ आएगा कि नहीं, बट आप लोग देख लो। वेज का डिफिनीशन है कि वेज क्या होता है, यूजुअली ऑफ अ ट्रेंगुलर, ये तो यहाँ पे ट्रेंगुलर है, आपका ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है ना। ट्रेपेजॉइडल इन क्रॉस सेक्शन, इट इज जनरली यूज्ड फॉर slight adjustments in the position of a body, that is for tightening, fits और कीज फॉर शाफ्ट, है ना। शाफ्ट होता है जो आप मोटर में लगाना पड़ता है, तो वहाँ भी शाफ्ट होता है, उसको भी शाफ्ट एक तरह का सिल्ली बोल लो, है ना। शीशम की जो पार्ट होता है, लॉग बोलते हैं इंग्लिश में। समटाइम्स अ वेज इज ऑल्सो यूज्ड for lifting heavy weights as shown above, है ना।
ऊपर मैंने डायग्राम बना चुकी हूँ, है ना। तो इसमें अब इसके प्रॉब्लम्स को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स ऑन बहुत सिंपल है, एक बार समझ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे, है ना। इस पे बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंपोनेंट करने का कंसेप्ट। प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स, है ना। क्या कह रहा है बेसिकली, क्या है प्रॉब्लम जो है ना, इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन का ही प्रॉब्लम है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम था ना, इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम, है ना। जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे, कुछ एंगल थे अल्फा एंगल, इसको जैसे जैसे सॉल्व करते थे ना, सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है ये, है ना। दस दीज प्रॉब्लम्स may be solved either by equilibrium method or लामीज थ्योरम, है ना। आप लामीज थ्योरम लगा सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। नाउ कंसीडर अ वेज, वेज को आप कंसीडर करोगे तो वेज क्या था, ABC, है ना। ABC आपका वेज है। तो यहाँ पे देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर, ABC आपका वेज है ना, इस तरह का वेज है। तो जब हम वेज को कंसीडर करेंगे तो वेज पे क्या क्या होगा वो देख लीजिए। वेज क्या कर रहा है, ABC वेज जो है, विच इज यूज्ड टू लिफ्ट, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ये ma'am. सही है, तरीका सही है पढ़ाने का, ये Yes, ma'am. ठीक है, या कुछ इम्प्रूव करो इसमें भी। तो देखिए W क्या है, W वेट ऑफ द बॉडी DEFG, जो बॉडी है, बॉडी का नाम DEFG यहाँ पे रखा हुआ है, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। P इक्वल टू क्या है, फोर्स कितना लग रहा है लिफ्ट करने के लिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। आप लोग को एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तब भी पूरा इतना ही करना पड़ेगा, थ्योरी पूछेगा तब भी इतना ही करना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल में बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, सिर्फ ऊपर का थ्योरी पार्ट छोड़ दोगे, बाकी सब लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द प्लेन्स, AB प्लेन है, आप लोग डायग्राम देख सकते हो, AC प्लेन है एंड DE प्लेन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह फ्रिक्शन एंगल, फाई जो है फ्रिक्शन एंगल। अब मैं समझाती हूँ, यहीं पे समझा देती हूँ फ्रिक्शन एंगल। काजल थी ना, उसको प्रॉब्लम थी ना, तो Yes, ma'am. हाँ, तो देखो ये फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, शुगर लिया घर में, है ना। शुगर को क्या किया आपने, थाली में मम्मी ने बोला कि चीटी चुनो इसमें से, और आपने क्या किया, चीटी जब चुना हो गया तो फिर बैठ के और आराम से इसको क्या किया, ढेर लगाना शुरू किया, इस तरह से। ऐसा करती हो ना, मतलब जो जनरली लोग करने लगते हैं, है ना। जब टाइम बच जाता है तो फिर चीनी को दोनों हाथों से उठा उठा के और कोन बनाने लगते हैं, है ना। तो ये जो एंगल है, जहां तक आप कोन बना पा रहे हो, तो ये जो एंगल है यही फाई होता है। समझ में आ रहा है? यानी जो हमारा जो कोहेजन लेस पार्टिकल है ना, जो कोहेजन लेस पार्टिकल है उसका मतलब स्टैंड हो जा रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, तो जितने एंगल पे वो स्टैंड हो जा रहा है, यानी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह रहा है, तो वही क्या होता है, उसका फ्रिक्शन एंगल होता है। और यही फ्रिक्शन एंगल हमें मटेरियल पे देना पड़ता है कि वो जो पार्टिकुलर मटेरियल हमने यूज किया है ना, वो उस मटेरियल का फ्रिक्शन एंगल कितना है ना। यानी वो मटेरियल अगर इस तरह से होता तो उसको जब हम स्टैंड बाय करते, तो वो स्टैंड करते, तो वो क्या होता है, इतने एंगल पे वो
स्टैंड हो जाता। समझ में आया? फ्रिक्शन एंगल यहीं से आया है, मैम फ्रिक्शन इसको एंगल। हाँ हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोलो ना। बोले मैम इसको ऐसे ही वो स्लाइड कर जस्ट पहले का एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता हाँ मतलब इसका कहने का मतलब मैक्सिमम एंगल जिस पे हम स्टैंड करा सकते हैं, यही डिफिनीशन है इसकी। में फ्रिक्शन एंगल की जो डिफिनीशन है ना, उसमें वही चीज लिखी हुई है जो दूसरे लेक्चर में शायद होंगी, फ्रिक्शन के दूसरे लेक्चर में, है ना। आप वहां से एक बार डिफिनीशन बुक से देख सकते हो, आप नेट से डिफिनीशन आप नेट से देख सकते हो, बट मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये वहां से आया हुआ है ना। और सेम कंडीशन वही होता है, क्योंकि सॉइल में फ्रिक्शन एंगल निकलता है जब हम सॉइल मैकेनिक्स जब तक स्टैटिक तब तक मतलब कंटिन्यू रहे। हाँ वही होता है। फिर क्या होता है, जब फ्रिक्शन एंगल मूव करने लगता है, डायनामिक फ्रिक्शन एंगल हो जाता है, फिर उस कंडीशन में चेंज होता है। तो वो हम पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो मेरे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। वो पढ़ना होता है जब रिसर्च आता है, अर्थक्वेक कंडीशन आता है, जब सॉइल में अर्थक्वेक आता है ना, जो मिट्टी होता है उसमें जब अर्थक्वेक आता है, तो जो फ्रिक्शन है ना वो मूव होने लगता है, फ्रिक्शन एंगल जो है वो मूवमेंट में आ जाता है। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन एंगल का एनालिसिस करना बहुत ही कठिन होता है। तो सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर रिसर्च होता है, जो हम लोगों ने जब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से एमटेक करना होता है ना, या पीएचडी, तो उस वहाँ पे पढ़ाया जाता है ये सब चीज़, जो किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से पूरा टेस्टिंग किया जाता है, मशीन होते हैं बहुत सारे। आप लोग कॉलेज में तो लैब भी नहीं है, तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता है, जो आप लोग को लैब का कुछ ज्ञान है या नहीं है, कुछ नॉलेज आया कि नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। बट लैब तो होना चाहिए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब नहीं है, तो मेरे को तो शर्म की बात लगती है। चलो जो भी है, तो यहाँ पे आप लोग फ्रिक्शन एंगल देख सकते हो, है ना। अब इसमें फोर्स का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो एक बार क्या करेंगे, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। FBD ऑफ बॉडी क्या है, EFDG, है ना। और एक बार बनाएंगे FBD ऑफ वेज ABC। तो देखिए FBD अगर EFDG का बनाएंगे आप लोग, तो क्या होगा, आप अगर बनाएंगे तो इसमें कुछ इस तरह से ये आपका वाल है ना, ये आपका ये वाला पार्ट है। आप इसको क्या करो और इंक्रीज कर दो थोड़ा सा। तो अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक फोर्स का एनालिसिस इधर दिखाओगे, फोर्स का एनालिसिस इस साइड दिखाओगे एक बार, है ना। और इसका वेट होगा खुद का, तो इसका वेट सपोज करो W है, क्योंकि एज्यूम किया गया है W, है ना। ये आपका E है, ये आपका F है, ये आपका G है, और ये D है ना। अब देखो, जब भी हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हम फोर्स नहीं दिखा पाएंगे ना, तो इस पार्ट का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना होगा ना, उतना ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे फोर्स लगेगा, उतना ही एंगल पे फोर्स लगेगा। तो सपोज करते हैं ये जो पार्ट है, इसका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो है 5, है ना। सारे को 5 एज्यूम करके चला गया है। तो जो परपेंडिकुलर होता है, पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इस सरफेस से, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डॉट बनाए, डॉट, ये डॉट है आपका, तो परपेंडिकुलर बनाए 90 डिग्री पे। अब क्या होता है, यहाँ से फाई एंगल पे फोर्स लगेगा, जिसको मतलब रिएक्शन लगेगा R1। जनरली हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो सिंपल में ये क्या है, एक बॉडी है, ये बॉडी इस पे है, तो इस बॉडी पे डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्री नहीं है, ये इसका CG जो है ना कहीं और होगा, है ना, किसी और पॉइंट पे होगा CG। तो यहाँ पे हमें इस तरह से हम नहीं दिखा सकते, जो डायरेक्ट हम CG पे डिनोट कर ले, और हम CG निकाल भी नहीं सकते। तो CG जब नहीं निकाल सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट फंडा यूज करना पड़ता है। तो वहीं पे आता है, फ्रिक्शन एंगल का काम आता है। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो R1 है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये R1 फाई एंगल पे लग रहा है, जो क्या है, इसका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है ना, इस बॉडी का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। ओके, तो यहाँ पे यानी इसके और इसके बीच का,
ये जो वाल होगा, वाल और इस बॉडी के बीच का फ्रिक्शन एंगल है वो फाई है। अब यहाँ पे सारे चीज को ना एक ही मान के चला गया है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है EFGD, उसका फ्रिक्शन एंगल, ये जो वेज था उसके जो उन दोनों कंटेक्ट का है वो भी फाई है। तो अब यहाँ पे फाई है तो इसको भी क्या करोगे, पहले 90 डिग्री इसको ड्रॉ करो, 90 डिग्री है ना। अब जब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो किधर से फोर्स आएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से था, ये कुछ इस तरह से था, तो आप जब भी यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इधर से नहीं लगा सकते ना, इस साइड से, इस साइड से अगर लगाओगे ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, कम पार्ट है, इधर ज़्यादा पार्ट है ना। तो जब भी फोर्स यहाँ पे रिएक्शन लगेगा तो ये रिएक्शन किधर लगेगा, ये आपका रिएक्शन इधर से लगेगा, तो ये आपका है R2, समझ में आ रहा है। और ये एंगल है आपका, यस मैम, ये एंगल है फाई। थोड़ा सा दिखने में लेंदी है बट आप सही से समझोगे ना तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका FBD इसका हो गया, दो ही था ना वैल्यू, है ना। आप इसको मैम पाई कहाँ है? हाँ बोलो, फाई ये वाला एंगल है, ये एंगल है ना, ये एंगल है, यानी इसको आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हो कि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका R2 है, तो ये जो एंगल है ये क्या है आपका फाई है ना। इधर आप दिखाओगे, सही से दिखाओ तो ये आपका R1 है और ये आपका फाई है ना। तो ये इस तरह से एंगल है, तो ये आपका FBD हो गया इधर का। अब हम वेज का FBD देखने जाते हैं, वेज का FBD क्या होगा। वेज में भी क्या होगा, एक तो आपका इस तरह से फोर्स लग रहा है जो P होगा, सॉरी इसको, हाँ ये B है आपका, ये C है और ये A है, और यहाँ पे भी कांटेक्ट होगा क्योंकि नीचे भी सरफेस था, तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना, क्योंकि सरफेस इस साइड था, इस साइड सरफेस था ज़्यादा, क्योंकि इस साइड क्या है, इस साइड फोर्स लगा है, तो जो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा तो ये रिएक्शन आपका इधर लगेगा। समझ में आ रहा है, आया समझ में? क्योंकि हम इधर से क्यों नहीं लिए रिएक्शन, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसका, ये जो मूव हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रिएक्शन जो होगा, जो ये जो इसका नीचे का पोर्शन होगा, नीचे का जो सरफेस होगा, ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा, तो इसको हमने एज्यूम किया R3। आया समझ में? अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी इस यही पॉइंट तो है, सेम पॉइंट है ना, ये दोनों सेम पॉइंट, तो जब दोनों सेम पॉइंट है तो हम सेम पॉइंट की तरफ लगाएंगे, तो इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी तो इसमें आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी क्या है R2 और ये क्या है फाई। आ गया समझ में? यस मैम, है ना। अब बहुत सिंपल था ये दोनों, है ना। अब स्टेप क्या है, स्टेप देखिए, स्टेप क्या सॉल्व करेंगे। अब आपको फाई दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, नहीं दिया है तो म्यू दिया रहेगा, तो म्यू दिया है तो आप 10 इनवर्स सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉरी फाई इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू से आप निकाल सकते हो, है ना। दोनों में से एक वैल्यू दिया रहेगा, है ना। तो इसका स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी DEFG चेक करना है ना, और फिर क्या करना है, उसको रिजॉल्व करना है फोर्सेस को, जैसे हम करते हैं, रिजॉल्व the forces W, R1 and R2 horizontally as well as vertically, है ना, दोनों डायरेक्शन में हमें उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ओके, फिर क्या करना है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, हमें इक्विलिब्रियम किसका लेना है, वेज का, है ना। बहुत सिंपल है, मतलब, और ये पूरा चैप्टर ही सिंपल है एक तरह से,
कुछ तो ऐड तो किया है बट सिंपल चीज़ ऐड किया है 12th से। तो यहाँ पे आपका निकलेगा PR2 एंड R3, है ना। आपको हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकली करो, जिस तरह से करना है आपको, लामीज थ्योरम लगाओ, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो, है ना। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। तो इस पे न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल क्या है। देखिए न्यूमेरिकल में, देखिए आप लोग, न्यूमेरिकल शायद नोट्स में लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 13 में, है ना। आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो उसको अगर हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिए किस तरह से आएगा। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं इसमें, है ना। तो देखिए इसमें जैसा ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, सेम डायग्राम यहाँ भी बनाना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल में सारा चीज़ दिया होगा, तो आपको क्या करना है, झट से डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में। सॉरी, इस तरह से है ना। है ना, इस तरह से है। अब यहाँ पे आपका R2 है ना। सॉरी, फिर से गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डालिए, फिर यहाँ पे देखिए लिखिए R2 और ये आपका 5 है। इधर आप परपेंडिकुलर डालिए, है ना, और इधर लिखिए R1 और ये आपका 5 है ना। ये आपका वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 न्यूटन, है ना। ये एंगल दी हुई है, ये वेज का एंगल दी हुई है, ये वाली एंगल 10 डिग्री, है ना। अब ये आपका हो गया ब्लॉक। आप लोग साथ में बना सकते हो FG, और उसके बाद मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे को खांसी फिर से होने लग रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये आपका 5 है, इधर R3, इधर आपका P, और आप लोग को याद हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एक बार ना तो याद ही हो जाएगा, अगर एग्जाम में आएगा तुरंत कर लोगे, है ना। ये आपका 5 है और ये आपका R2 है, ये आपका A B C एंड ये आपका E F G एंड D है, ओके। तो ये आपका वेज है, वेज ABC, इसी पेज में रहने देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस रिजॉल्व करना है आपको। फर्स्ट कंसीडर, आप फर्स्ट क्या करिए, फर्स्ट कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, है ना। ब्लॉक का इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो हमें पहले क्या करना है, फोर्स को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ से पहले तो आप क्या करो, फाई इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करो, फाई निकाल लो, 10 इनवर्स म्यू, तो ये आपका आ रहा है 16.7 डिग्री, ओके।
तो 16.7 डिग्री आ रहा है। तो जब आप रिजॉल्व करते जाओगे और धीरे धीरे लिखते जाओगे, यहाँ पे देखो आपको इस ब्लॉक का पहले हमें रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, आप अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखोगे तो आपका यही तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो बारी बारी से, तो क्या होगा R1 cos फाइव लिखेंगे, तो ये क्या होगा R1 cos फाइव की जगह 16.7 है ना। तो दो ही तो फोर्स है ना, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट एक आएगा, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा अगर आप देखेंगे तो इसका कंपोनेंट, अगर आप इसको आप इस तरह से देखेंगे है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा। तो ये 10 डिग्री है, तो आपका ये भी क्या होगा 10 डिग्री होगा। देख लो, ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 90 - 10, और ये आपका 10 है ना, ये आपका 90, मतलब क्या होता है ये 90 है, और ये भी आपका 90 - 10, तो ये पूरा 90 है, तो ये क्या होगा 10, ये आपका 10 डिग्री है ना। तो ये एंगल आपका 10 डिग्री है और ये फाई है, तो इसका कंपोनेंट जब इधर करोगे तो R2 है ना, कितना होगा ये, नहीं हॉरिजॉन्टल में करना है ना हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होगा आपका R2 sin 10 + 5 है ना, होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्ट हम इक्वल कर दे रहे हैं इसको, तो R2 sin, एंगल समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना है। मैम इसका नहीं समझ में आया, 10 + 16 में नहीं समझ में आया, रुको, ये देखो, ये आया आपका इक्वेशन नंबर 1, अभी मैं समझा है ना ये देखिए, ये आपका है 10 डिग्री है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये लाइन है परपेंडिकुलर है ना। अब इसको आप क्या करो, भगाओ इसको और आगे। अब हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है यहाँ पे, जिस पे कंपोनेंट चाहिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट है R2, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है फाई। अब हमें ये एंगल चाहिए, देख रहे हो आप, यानी ये एंगल चाहिए, ये एंगल, ये बीच वाला पार्ट। तो ये कितना होगा, देखो यहाँ ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है इस सरफेस से, समझ रहे हो। ये जो लाइन है ये आपका 90 डिग्री है, जिसने पूछा है वो समझो पहले है ना। ये 10 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो आपका ये वाला पार्ट कितना होगा, यहाँ तक 90 - 10 होगा, क्योंकि ये भी 90 है ना। तो जब ये 90 - 10 है और ये पूरा 90 है, तो ये फिर से क्या होगा, ये 10 होगा। आया समझ में? यस समझ में। हाँ, तो ये है। अब देखो, और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछते जाना है ना, अच्छा है, मतलब बीच में पूछते रहोगे तो वो भी सही है ना, इससे डाउट क्लियर होता जाएगा, सारा डाउट। ओके, तो ये आपका रिजॉल्व करना था, तो ये आपने कर ली रिजॉल्व। अब देखिए, अब जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा इस चैप्टर को, मतलब इस लेक्चर को। अब देखो, रिजॉल्व करो आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो सेम है, उसी तरह से आप, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, साइन 16.7 डिग्री प्लस 1500, इसमें 1500 ऐड हो रहा है, R2 cos 10 डिग्री प्लस 16.7 डिग्री है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो
ये आएगा R1 साइन 16.7 डिग्री और प्लस 1500 इक्वल टू, अब पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 1 से वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा R1 इक्वल टू 927.3 न्यूटन, है ना। अगर ऑफलाइन मिड सेम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग ध्यान रखना जब भी हो। होप सो ऑफलाइन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्क्स देने में अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन बच्चा कैसा है मेरे को पता ही नहीं है ना। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, है ना। अब देखिए इसका इसका इक्विलिब्रियम देखिए, तो आप लोग शायद कर सकते हो, इक्विलिब्रियम ऑफ वेज, है ना। तो पहले क्या करो, पहले वर्टिकली कर लो, है ना। वर्टिकली करो तो वर्टिकली में क्या होगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, ना समझ में आए तो पूछते जाना। R2 cos 10 प्लस 16.7 डिग्री, देख लो वर्टिकल डायरेक्शन में करना है ना। ये देखिए ये पहले से वर्टिकल है, तो ये क्या होगा, R3 cos 5 पहले से होगा ये वाला, बट ये R2 वाला कैसे वर्टिकली पहले से नहीं था, तो इसमें 10 ऐड हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, और दूसरा इक्वेशन आप हॉरिजेंटली करोगे तो हॉरिजेंटली में आपका आ जाएगा P इक्वल टू R2 साइन 10 प्लस 16.7 डिग्री और प्लस R3 साइन 16.7 डिग्री। अब जब सॉल्व करोगे आप तो P का वैल्यू आएगा 1418.3 न्यूटन और R3 का वैल्यू पहले ही आ चुका होगा 1844 इसमें, है ना। तो ये आपका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, है ना। यही 4 वैल्यू निकालने थे और ये आपका एंड हो गया। ओके।